नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। संसद समाचार में हम आपको संसद के दोनों सदनों से जुड़ी दिन भर की सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें भाजपा की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने शुरुआत की, चर्चा की और पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने इस चर्चा को आगे बढ़ाया। विपक्ष की ओर से सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में भाग लिया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शपथ ग्रहण के दौरान कई सदस्यों द्वारा अलग अलग नारे लगाए जाने की पृष्ठभूमि में सोमवार को सदन में कहा कि शपथ और प्रतिज्ञान की शुरुआत में या आखिर में अतिरिक्त शब्दों अथवा वाक्यों का इस्तेमाल संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं है और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने सदन की बैठक शुरू होने पर यह भी कहा कि इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श करते हुए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रमुख दलों के सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वो तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूपों के अनुसार ही शपथ लें और इस बार जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को सूचित किया कि सभापति तालिका में भाजपा से जगदंबिका पाल, पीसी मोहन, संध्या राय और दिलीप सैकिया, तो वहीं कांग्रेस से कुमारी शैलजा, तृणमूल कांग्रेस से काकोली घोष दस्तीदार, समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, द्रमुक से ए राजा और तेलुगु देशम पार्टी से कृष्णा प्रसाद को शामिल किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई सदस्य सदन से बाहर जाकर आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष या आसन पर बैठे सभापति ने उनका माइक बंद करवा दिया, जबकि आसन के पास माइक का कोई नियंत्रण नहीं होता और सभी सभापति इसी तरह से सदन चलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह भी कहा कि सब जानते हैं कि यह व्यवस्था है कि आसन से जिसका नाम पुकारा जाता है वही बोलता है। आसन के पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। सभी दलों के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरह से सदन चलाते हैं और यह परंपरा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मुझे आशा है कि सदस्य अब इस तरह का आक्षेप, इस तरह के आरोप आसंदी पर नहीं लगाएंगे। राहुल गांधी ने सोमवार को भी सदन में नीट परीक्षा में कथित अनियमितता के विषय पर चर्चा कराने की मांग करते हुए कहा कि हम चाहते थे कि नीट पर एक दिन की चर्चा हो। पिछले 7 साल में 70 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने इस पर कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस मुद्दे पर सदस्य अपनी बात रखें। आसन से पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव या नोटिस या शून्यकाल नहीं लिया जाएगा और यही संसद की परंपरा भी है, यही संसद के नियम भी है। राहुल गांधी ने कहा, संसद से देश को संदेश जाता है। हम छात्रों को संदेश देना चाहते हैं कि नीट का मुद्दा संसद के लिए महत्वपूर्ण है। संसद के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही कुछ नियम प्रक्रियाओं के आधार पर चलती है और कुछ स्वस्थ परंपराएं भी होती हैं। उन्होंने कहा, ये स्वस्थ परंपराएं हमारी ताकत है और मैंने अपने इतने लंबे संसदीय जीवन में देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसी भी अन्य विषय पर विशेष चर्चा नहीं हुई है। विपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के बाद ही किसी अन्य विषय पर चर्चा करे। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद नीट पर एक दिन की चर्चा की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, आप नोटिस दीजिए, निर्णय जरूर किया जाएगा। इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया, यानी कि सदन से वॉकआउट कर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को बीते चुनाव में टिकट दिया
जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री की बोटी बोटी कर देंगे। उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच वालों और संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को माफी देने की बात करने वालों को पार्टी में शामिल किया और चुनाव में टिकट भी दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, इन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए 140 करोड़ भारतवासियों में कोई और नहीं मिला। सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, आप चुनाव जहां से लड़ने गए वहां पीएफआई और मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं का समर्थन लेकर आप जीत कर आए हैं। इनका इतिहास ही ऐसा रहा है। उनका इशारा केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी की जीत की ओर था। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल उनकी अग्नि परीक्षा है। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री मोदी नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा है, जो अब तक बिना जिम्मेदारी के अधिकारों के मजे लेते रहे। अब उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अब देखना होगा कि पिछली लोकसभा में 50% से कम उपस्थिति रखने वाले और बंक मारने वाले राहुल गांधी क्या विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे और विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभा पाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी सदन में उपस्थित नहीं थे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अब अनुपस्थिति वाली जिम्मेदारी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस का राहुल यान सफल नहीं हो पाया। अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव के बाद भी 100 सीटें के आंकड़े तक कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। इस तरह दर्शाने की कोशिश कर रही है कि उसकी 99 सीटें भाजपा की 240 सीटों से अधिक है। भाजपा नेता ने कहा कि इस चुनाव में विदेशी ताकतों का हाथ भी देखा गया। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आरोप लगाने वाले विपक्षी सदस्य अब चुप क्यों हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ। उन्होंने कहा कि जहां नेहरू जी की गलती की वजह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लाया गया और कांग्रेस की गलती की वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, वही मोदी सरकार ने उस राज्य में अलगाववाद और आतंकवाद पर नकेल कसकर और अनुच्छेद 370 को हटाकर देश की मुख्य धारा में शामिल किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में देश का रक्षा उत्पादन और निर्यात भी बढ़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में कई स्थानों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी कि आफ्स्पा हटाए जाने, नागरिकता संशोधन कानून लाए जाने, न्याय देने की मानसिकता वाले 3 अपराध कानून लाने जैसे निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ा रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में जैसे काम हुआ, इस कार्यकाल में उससे आगे बढ़कर काम होगा और विकास का रथ रुकेगा नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाजपा की नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के असर और उन पर जनता के अगाध विश्वास के कारण इस सरकार को पूर्ण बहुमत और जनादेश मिला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है और इसने अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर बनवाने, सीएए लाने, 1 रैंक 1 पेंशन लाने जैसे वादों को पूरा करके दिखाया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार के 2024 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के 4 मुख्य स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान कल्याण और गरीब कल्याण है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि उनकी मां और तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 16वीं लोकसभा में महिला आरक्षण के सपने की बात की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले ही लोकसभा में उनके इस सपने को पूरा कर दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता के मोह से मदमस्त हैं और कहते हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। भाजपा सदस्य का कहना था कि धर्म तो नरेंद्र मोदी के पाले में है। 6 दशक बाद देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को लगातार तीसरी बार अपना आशीर्वाद दिया।
और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। पेशे से वकील बांसुरी स्वराज ने 3 नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि विधि पेशे से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है, क्योंकि भारत में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि 24 घंटे की हिंसा की बात ये लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। राहुल गांधी ने जब भाजपा पर यह आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सदस्य ने भाजपा पर युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को डराते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक इस देश के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने कहा, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं कि वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं, आप हिंदू नहीं हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू को कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसक हैं और वो हिंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, आपातकाल में पूरे देश को भयभीत किया गया। आपातकाल के समय वैचारिक आतंक था। दिल्ली में हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। इस पर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका भाजपा का नहीं है। सदन में भारी शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का समय पूरा ध्यान रखना चाहिए समय का। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई और कहा कि शंकर भगवान से सच, साहस और अहिंसा की प्रेरणा मिलती है। उनका कहना था कि भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने भगवान शिव की अभय मुद्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मुद्रा का उल्लेख इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में है। राहुल गांधी ने अयोध्या में भाजपा की हार का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने भाजपा को एक संदेश दिया है। उन्होंने अयोध्या, फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए 2 बार सर्वे करवाया। सर्वे करने वालों ने साफ कह दिया कि अयोध्या से चुनाव मत लड़िएगा, अयोध्या की जनता हरा देगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी वाराणसी गए और वहां भी बचकर निकले। राहुल गांधी ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितता का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार ने एक पेशेवर परीक्षा को व्यावसायिक परीक्षा में तब्दील कर दिया है। उनका कहना था कि अब छात्रों को नीट की परीक्षा पर विश्वास नहीं रहा और उन्हें लगता है कि इसे अमीर परिवारों के छात्रों की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस नेता ने अग्निपथ योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सैनिकों में भेद पैदा कर दिया गया और अग्निवीरों की मृत्यु पर उन्हें शहीद का दर्जा और एक आम सैनिक की तरह उनके परिवारों को पेंशन और सहायता राशि नहीं मिलती। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई और कहा कि नेता विपक्ष सदन में गलत बयानी कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि जान गंवाने वाले अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का प्रावधान है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना और अग्निवीरों को सब पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निपथ योजना सेना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा, देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। अच्छा लग रहा है कि भाजपा के लोग अब संविधान बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया है।
संविधान और भाजपा के विचारों का विरोध करने वाले करोड़ों लोगों पर हमला किया गया है। कई लोगों पर निजी तौर पर हमला किया गया, कई नेताओं को जेल में डाला गया। हमारे एक नेता अभी जेल से बाहर आए और एक नेता जेल में है। उन्होंने कहा, मुझ पर हमला किया गया। सरकार प्रधानमंत्री के आदेश पर मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज करा चुकी है। 2 साल की सजा दी गई है। मुझसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं भाजपा और आरएसएस को बताना चाहता हूं कि हमने किन विचारों का उपयोग भारत की अवधारणा की रक्षा करने के लिए किया है। राहुल गांधी ने भाषण के अंत में गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कई बातें, मतलब आपको बता दें कि इस राहुल गांधी के भाषण के अंत में गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष की कई बातें तथ्यात्मक और सत्य नहीं है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि इन बातों का सत्यापन किया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्यापन किया जाएगा। और आइए, ये हमने आपको बताई लोकसभा से जुड़ी हुई पूरी सदन की कार्यवाही। और अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण को घोर निराशाजनक और केवल सरकार की तारीफों के पुल बांधने वाला करार देते हुए कहा कि इसमें ना तो कोई दिशा है और ना ही कोई दृष्टि। उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी परीक्षा की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच, जाति आधारित जनगणना कराने और सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों का उल्लेख किया और कहा कि चुनावों में देश का संविधान और जनता सब पर भारी रहे और संदेश दिया कि लोकतंत्र में अहंकारी ताकतों को कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण की विषय वस्तु सरकारी होती है। सरकारी पक्ष को इसे दृष्टिपत्र बनाना था और यह बताना था कि चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले अभिभाषण का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो चुनावी था और दूसरा उसी की प्रति जैसा है। उन्होंने कहा कि इसमें ना तो कोई दिशा है ना ही कोई दृष्टि। उन्होंने कहा इसमें गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते 1 दशक में संसदीय संस्थाओं और लोकतांत्रिक परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया और विपक्ष को नजरअंदाज किया गया और यहां तक कि संसद में विपक्ष को अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। इससे पहले उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर T20 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत पर भारतीय टीम को राज्यसभा में यानी कि संसद के उच्च सदन में बधाई दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि उनकी उपलब्धि से यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम की उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। सदन में ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति अली हसन विनी तथा मलावी के उपराष्ट्रपति सुलूस चिलीमा को उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन में एयर इंडिया के कनिष्क विमान से संबंधित आतंकी हमले की बरसी का जिक्र करते हुए इसमें मारे गए लोगों को सोमवार को श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवाद से कठोरता से निपटने का संकल्प भी जताया गया। कुवैत में 12 जून को हुए भयावह अग्निकांड में जान गंवाने वाले भारतीयों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सदस्य जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि जया बच्चन को उन्होंने अपने कक्ष में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर भोजनावकाश के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने कहा कि विश्व बैंक के सरकारी दक्षता सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है और ये चिंताजनक है। जबकि सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए विज्ञापनों के जरिए लुभावनी तस्वीरें दिखा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जीडीपी की बात करती है तो उसे ये याद रखना चाहिए कि वो 5 खरब तो क्या, वो 2024 में 4 खरब की अर्थव्यवस्था तक भी नहीं पहुंच पाई है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में भारत
का रैंक यानी कि भारत का स्थान दुनिया में 120वां है और हमें समझना चाहिए कि वास्तव में जीडीपी आखिर है क्या। क्या हम अरबपतियों की जीडीपी की बात करते हैं? उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक वास्तविकता में बड़ा अंतर बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष शासित राज्यों को भारी नाकेबंदी का सामना कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल इनमें से एक है जिसे केंद्र की ओर से उसकी बकाया धनराशि नहीं मिल रही है। मनरेगा, स्वास्थ्य से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में बंगाल के लिए राशि रोकी गई है। दूरसंचार कानून को काला कानून बताते हुए जवाहर सरकार ने कहा कि ये कानून सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने के लिए है। चर्चा में हिस्सा ले रहे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य मेधा रघुनाथा रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो इनका दोहन नहीं कर पा रहा है क्योंकि विभाजन के बाद उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया और वो अपेक्षित विकास नहीं कर पाया। रेड्डी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित तो हो गया, लेकिन इसका लाभ देश की आधी आबादी को लंबे समय के बाद मिलेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सेन ने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और मांग की कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को भंग कर उसके अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, नीट से जुड़ी परीक्षाओं के रद्द होने और प्रश्न पत्र लीक होने का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा पिछले कुछ समय में 70 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं जिनसे 2 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। उन्होंने परीक्षाओं का संचालन करने वाली एजेंसी एनटीए को भंग करने और उसके अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन्हें जेल भेजने की मांग की। सिंह ने कहा कि हाल ही में संपन्न आम चुनाव कई घटनाओं का साक्ष्य रहा है और चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने पूरी दुनिया में बेहतरीन काम किया, लेकिन उन्हें कथित शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिनॉय बिश्वम ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन परीक्षाओं में जिस तरह पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद रोजगार की बात तो छोड़ दें, युवाओं का शिक्षा और परीक्षा प्रणाली पर से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सहयोगात्मक संघवाद की बात तो करती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अनुच्छेद 356 का पिछले 75 सालों में कितना उपयोग हुआ है, ये सबको पता है। उन्होंने कहा बीते 10 सालों में किसी भी राज्य सरकार को अनुच्छेद 356 का उपयोग कर नहीं गिराया गया है। बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने कहा कि ओडिशा एक शांतिप्रिय राज्य है और वहां निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उन्होंने मांग की कि केंद्र ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित मदद करे। उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग भी की। राजद के मनोज कुमार झा ने कहा कि युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उनकी बेरोजगारी की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि न तो देश की शिक्षा प्रणाली पर अब युवाओं को भरोसा रहा है और न ही उन्हें नौकरी मिल पाने की कोई उम्मीद है। उन्होंने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा होने पर वंचितों को उनका अधिकार मिल सकेगा। उन्होंने सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को रद्द किए जाने की मांग भी की। बीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी ने कहा कि संविधान पर बार बार हमले हुए हैं, यहां तक कि आज भी हमले हो रहे हैं और दल बदल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जनप्रतिनिधि संविधान की शपथ लेते हैं और दल बदल होते देर नहीं लगती। कई राज्य इसका उदाहरण है और इस पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा के अजीत माधवराव गोपचड़े ने कहा कि अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ 70 साल के बुजुर्गों को भी मिलेगा। यह अत्यंत सराहनीय कदम है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जॉन ब्रिटॉस ने कहा कि प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन आए दिन पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक और कहा जाता है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज दिए जाने की बात कही जाती है। उन्होंने पूछा आखिर सच क्या है। और इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही।